हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के लेक्चर में हमने प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक स्टार्ट किया था कंज्यूमर सरप्लस, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन क्या होती है, क्या है ये कंज्यूमर सरप्लस, और इसको एक डायग्राम और ग्राफ से हमने और ज़्यादा इसको समझा था। अब आज के वीडियो में हम देखते हैं कि उपभोक्ता की बचत या कंज्यूमर सरप्लस क्यों होता है, क्यों प्राप्त होता है, क्या कारण है, क्या इसका आधार है, क्या बेसिस है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उपभोक्ता की बचत का आधार, बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। तो उपभोक्ता की बचत की जो धारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, उसका मुख्य आधार होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में हमने उपयोगिता के टॉपिक में पढ़ा है। हम वापस से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि ये नियम क्या कहता है। ये नियम भी प्रोफेसर गॉसिन द्वारा दिया गया था, ये हमने देखा था, और प्रोफेसर मार्शल ने इसको और एक्सप्लेन किया था। तो इस नियम के अनुसार जैसे जैसे कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करता है, किसी वस्तु की ज़्यादा इकाइयाँ खरीदता है, तो वैसे वैसे उस वस्तु से प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो अन्य बातों के समान रहने पर कम होती जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं, जैसे सपोज कमोडिटी एक्ट से इसकी ज़्यादा यूनिट्स खरीदी जाएंगी तो इस वस्तु से प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो कम होती जाती है। अर्थात प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता हमें पहले के अपेक्षा कम मिलेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अब वो वस्तु हमने इतनी ज़्यादा कंज्यूम कर ली है कि अब उससे हमें जो संतुष्टि प्राप्त हो गई है, हमारा पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो गया है, और अब हमें वो वस्तु की और अधिक आवश्यकता नहीं होती, इसलिए अब उस वस्तु से हमें और अधिक उपयोगिता प्राप्त नहीं हो रही है। और एक कारण और होता है कि जब इनिशियली हम वस्तु को उपभोग करते हैं तो हमें उसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है, हमारी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है उस वस्तु के प्रति, तो इसीलिए उस वस्तु से हमें उपयोगिता ज़्यादा मिलती है। बाद में हमारे सेटिस्फेक्शन रीच हो जाता है तो उस वस्तु से प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है वो भी कम हो जाती है। और फिर भी अगर हम एक सीमा से भी ज़्यादा उस वस्तु का उपभोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु से हमें जो है सीमांत उपयोगिता प्राप्त होने की बजाय ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता मिलने लगती है, या हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है नेगेटिव में चली जाती है। तो इसी कारण से जब वस्तु से सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, उसी अनुपात में जो है उस वस्तु से हमें उपभोक्ता की बचत प्राप्त होता है। अगर सीमांत उपयोगिता कम प्राप्त होगी तो उपभोक्ता की बचत भी कम प्राप्त होती है, सीमांत उपयोगिता ज़्यादा मिलती है तो उपभोक्ता की बचत भी हमें ज़्यादा मिलती है। इसीलिए हम कह सकते हैं, या ये क्लियर है कि जो कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर आधारित होता है। दोनों बहुत क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं। अब बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स की तरह जो कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे कुछ अजम्पशंस, कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है। तो देख लेते हैं प्रोफेसर मार्शल ने इसकी क्या क्या मान्यताएं दी हैं। सबसे पहली अजम्पशन कंज्यूमर सरप्लस की है कि यहाँ पर जो भी उपयोगिता है उसको द्रव्य के रूप में मापा जा सकता है। सबसे पहली बात तो जब कंज्यूमर सरप्लस हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर मेन फोकस यूटिलिटी पर होता है। यहाँ पर हम टोटल यूटिलिटी देखते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी जो हम है वो देखते हैं। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज़ इज़ टोटल यूटिलिटी। जितनी सीमांत उपयोगिताएं हैं उन सबका योग कर लेते हैं तो हमें वस्तु की कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? धन का, या उस कीमत जो हम उस वस्तु को खरीदने के लिए चुकाते हैं वो उस वस्तु की उपयोगिता होती है। तो कह सकते हैं इसकी पहली अजम्पशन है कि मनी इज़ यूज्ड एज अ मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को मापने के लिए द्रव्य को सहारा लिया जाता है, ये इसकी अजम्पशन है। दूसरी अजम्पशन है कि द्रव्य की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। हम ये मानकर चलते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु पर हम द्रव्य यूज़ करते हैं या द्रव्य से उस वस्तु को खरीदते हैं, द्रव्य क्या है? धन, मनी, उसको हमने यहाँ द्रव्य बोला है। तो जो धन है उसकी सीमांत उपयोगिता बराबर है।
चाहे हम उस पर ज़्यादा धन खर्च करें तो भी उस धन से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता वो कांस्टेंट है, उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं हो रहा है ऑन मनी। थर्ड अजम्पशन है कि प्रत्येक वस्तु जो है एक स्वतंत्र उपभोग इकाई होता है, एक इंडिपेंडेंट होते हैं यूटिलिटीज़ एक दूसरे के लिए के प्रति, अर्थात वस्तु विशेष में उपयोगिता उसकी पूर्ति पर निर्भर करता है, दूसरी वस्तुओं की पूर्ति से प्रभावित नहीं होता। सपोज़ अगर हम मैंगो की यूटिलिटी की बात करें तो मैंगो की उपयोगिता मैंगो की इकाइयों पर निर्भर करेगी, इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि हम कितना एप्पल खरीद रहे हैं, उससे मैंगो की यूटिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि द यूटिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़ दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। चौथी मान्यता है कि जो भी वस्तुओं हम यहाँ पर बात करते हैं या स्टडी करते हैं, उन वस्तु का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, और अगर कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है भी तो उसको एक ही वस्तु माना जाता है, उन दोनों वस्तुओं में कोई डिफरेंस नहीं माना जाता। और लास्ट अजम्पशन बट इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है कि बाज़ार में जो भी कंज्यूमर्स हैं उनकी आय है, रुचि है, फैशन है, इनमें जो अंतर और परिवर्तन होते हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। अर्थात अगर एक व्यक्ति के आय और फैशन में अंतर है और दूसरे व्यक्ति के फैशन और आय में अंतर है, तो उनमें चेंजेस और डिफरेंसेस जो है ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इसके कारण ही इन अंतर और विभिन्नताएं उपभोक्ता की बचत को जो है प्रभावित नहीं करती। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि जो टेस्ट है, इनकम है, वो सब एक दूसरे के बराबर रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब कंज्यूमर सरप्लस को हम एक मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कि मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं कंज्यूमर सरप्लस को। इसमें मार्शल के अनुसार जो है उपयोगिता को, क्योंकि हमने पहले भी देखा था यूटिलिटी को मेजर करने के लिए हमने क्या किया है, मनी को एक रॉड माना है, मनी के हेल्प से इसको मेजर किया है कि कितना मनी एक वस्तु के लिए एक्चुअली उपभोक्ता देने को तत्पर है और कितना मनी एक्चुअली दे रहा है, ये एक तरीके से हमने इसको मापा है। तो इसकी सहायता से हम उपभोक्ता की बचत को भी नाप सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपयोगिता वैसे तो एक व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक धारणा होता है, जिसे मापना पॉसिबल नहीं है। ये क्या है, ये है ऑर्डिनल अप्रोच, क्रमवाचक दृष्टिकोण ये कहता है, परंतु यहाँ पर हमने उसका गणनावाचक या फिर कार्डिनल अप्रोच काम में लिया है। तो यहाँ पर हम उपभोक्ता की बचत को मेजर करने के दो फॉर्मूलेज दे सकते हैं। पहला है कंज्यूमर सरप्लस को अगर हम इंडिविजुअल व्यक्ति की उपभोक्ता की बचत को देखना है तो जो टोटल यूटिलिटी हमें प्राप्त हुई है उसमें से हम माइनस कर देंगे परचेज्ड यूनिट्स इनटू प्राइस, कितनी इकाइयाँ खरीदी मल्टीप्लाइड बाय कितनी कीमत हमने उस पर चुकाई। तो उसको अगर हम माइनस करते हैं कुल उपयोगिता से तो हमें उपभोक्ता की बचत प्राप्त हो जाती है। कुल उपयोगिता को हम TU लिख सकते हैं, जो कीमत हमने चुकाई है वो एक तरीके से क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, और नंबर ऑफ़ इकाइयों को हमने N से डिनोट किया है यहाँ पर। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी माइनस मार्जिनल यूटिलिटी इनटू N। इसको अगर देखें तो हमने कल जो डायग्राम देखा था उससे भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में यहाँ पर हमने देखा टोटल यूटिलिटी 5 इकाइयाँ अगर खरीदी तो कुल उपयोगिता हमें कितनी प्राप्त हुई, ये हमारी टोटल यूटिलिटी थी। फिर हमने माइनस क्या किया इसमें से कि हमने कितनी इकाइयाँ खरीदी, परचेज्ड यूनिट्स कितनी है हमारी 5, और उसके लिए हमने कितनी कीमत चुकाई, तो हमने 30 रुपये चुकाई थी 5 इकाइयों के लिए। तो 5 × 30 यानी हम इसको करते हैं तो ये आ जाता है 150, या ये वाला रेक्टेंगल हो जाता है नंबर ऑफ़ यूनिट्स इनटू टोटल प्राइस पेड। तो जब इस पूरे में से हम, यहाँ वापस इसको बता देती हूँ कि इस टोटल में से हम जब इसको माइनस कर देते हैं तो ये हमारा बैलेंस जो है ये कंज्यूमर सरप्लस आ जाता है, ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस प्राप्त होता है। तो ये टोटल यूटिलिटी में से जब हमने मार्जिनल यूटिलिटी इनटू नंबर ऑफ़ यूनिट्स को माइनस कर दिया तो CS हमें प्राप्त हो गया। दूसरा तरीका हम इसको नाप सकते हैं कि CS क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस को हम ऐसे भी कह सकते हैं टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल सेक्रीफाइस,
कि कुल कितना हमने इसमें त्याग किया। त्याग क्या होता है? वही है कि हमने वास्तव में कुल कितनी कीमत चुकाई। तो टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल सेक्रीफाइस से भी इसको डिपिक्ट किया जा सकता है। ये तो था कि अगर हमें किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर का सरप्लस निकालना है। अगर हमने पूरे बाज़ार में कंज्यूमर की सरप्लस निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल एग्रीगेट मार्केट डिमांड प्राइसेस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइसेस, कि मांग मूल्यों का योग टोटल। यहाँ पे मांग मूल्य क्या है? मांग मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर व्यक्ति वस्तु को खरीदने के लिए तत्पर है, या फिर हम कह सकते हैं यह वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को दर्शाती है। और वास्तविक कीमत या एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या है? यह उस वस्तु को प्राप्त करने में त्याग का सूचक है कि एक्चुअली वो बाज़ार में किस कीमत पर उपलब्ध है या उस वस्तु को खरीदने के लिए हम कितना त्याग कर रहे हैं। तो इन दोनों का जो अंतर होता है ये भी उपभोक्ता की बचत है और ये संपूर्ण बाज़ार की उपभोक्ता की बचत का द्योतक होता है। प्रोफेसर J.R. हिक्स ने भी उपभोक्ता की बचत को मेजर किया है, लेकिन इन्होंने तटस्थता वक्र की सहायता से इसको एक्सप्लेन किया है। तो इस प्रकार से हम मैथमेटिकली भी कंज्यूमर सरप्लस को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में एक आता है कि उपभोक्ता की बचत जो हम पढ़ रहे हैं इसकी उत्पत्ति के कारण क्या है? कंज्यूमर्स की सरप्लस अराइज क्यों होता है? ये एक क्वेश्चन कई बार आ सकता है कि, या फिर हमारे मन में भी ये विचार आता होगा कि उपभोक्ता की बचत क्यों आती है, क्यों उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है। तो इसके मुख्य 3 कारण होते हैं। इन 3 कारणों की वजह से उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है। सबसे पहले होता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना। जैसा कि अभी हमने देखा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है, वस्तुओं की इकाइयाँ अधिक उपभोग करने से उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती रहती है, पहले से कम होती है और हमें कम उपयोगिता मिलती है। इसी कारण से जो है पहले हमें कंज्यूमर सरप्लस जो है प्राप्त होता है। दूसरा है कि वस्तु का बाज़ार में एक समय में एक ही मूल्य विद्यमान होना, ये भी एक कारण होता है। उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाइयाँ तब तक खरीदता है जब तक कि उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता वस्तु के लिए दिए जाने वाले द्रव्य या फिर धन की सीमांत उपयोगिता से अधिक हो। ये हमने अभी पहले पढ़ा था। जब ऐसा नहीं होगा तो वो उस वस्तु को नहीं खरीदेगा। इसलिए बाजार में प्रचलित मूल्य एक समय सभी इकाइयों के लिए समान होता है। एक वस्तु जो है एक समय पर जो है सब इकाइयों की कीमतें समान होती है, परंतु हमें पता है कि प्रारंभ में हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो हमें उससे उपयोगिता ज़्यादा मिल रही है, जबकि बाद में वही वस्तु खरीदते हैं तो उसे हमें उपयोगिता कम मिलती है, क्योंकि अब हमारी संतुष्टि पूरी हो गई है। तो इस अंतर के कारण भी जो है उपभोक्ता की बचत आती है। और तीसरा कारण होता है बाजार में वस्तु का मूल्य सीमांत इकाई की सीमांत उपयोगिता के बराबर होना। किसी वस्तु का बाजार मूल्य उस वस्तु की सीमांत इकाई की सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है। सीमांत इकाई की सीमांत उपयोगिता क्या है? सीमांत इकाई मतलब जो भी अतिरिक्त इकाई हम खरीद रहे हैं उससे प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता जो है। और सीमांत इकाई से जो पहले वाली सारी इकाइयाँ होती है वो क्या हो जाती हैं? अधिसीमांत इकाइयाँ हो जाती है या फिर सब मार्जिनल यूनिट्स हो जाती हैं। सीमांत इकाई मतलब जो अंतिम इकाई खरीदी जाती है वो होती है सीमांत इकाई। तो इसके कारण भी जो है उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है। तो सीमांत इकाई जो है उसके बराबर हमें वस्तु की कीमत कोई भी वस्तु बाज़ार में मिलती है, और उससे पहले जो हमने वस्तुएं खरीदी हैं वो हमने उसके लिए जो है सीमांत इकाई से कम कीमत चुकाई है, तो हमें इसीलिए उसके कारण उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर सरप्लस का। यहाँ पर हमने इसकी अजम्पशंस भी देख ली, इसका बेसिस क्या है और इसके कारण क्या है, साथ साथ में उपभोक्ता की बचत को कैसे मापा जा सकता है ये भी हमने यहाँ पर देखा है। इसके बाद में कुछ क्रिटिसिज्म कुछ अर्थशास्त्रियों ने उपभोक्ता की बचत के बारे में दिए हैं। वो है कि
उपभोक्ता की बचत जो है कुछ अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, जैसे कि धन की सीमांत उपयोगिता समान नहीं होती है, या फिर ये बहुत ही अव्यवहारिक धारणा है जिसे मापना बहुत कठिन है। तो ये सब भी क्रिटिसिज्म में दी गई है। इसके अलावा एक कहा गया है कि जो हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स है या प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुएं होता है, उनके संबंध में जो है उपभोक्ता की बचत जो है वो भ्रमात्मक एवं अवास्तविक कॉन्सेप्ट होता है कि तो ये कुछ क्रिटिसिज्म भी इसके बारे में दिए गए हैं। इसके साथ ही हमारा जो है उपभोक्ता की बचत का कॉन्सेप्ट का जो है वो पूरा होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।